प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम जनन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जनन क्या होता है? तो देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए अथवा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। गुणसूत्रों में बच्चों आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के गुणों को संतान में ले जाते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है और नई कोशिकाएं बनाता है। इसी कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। बच्चों डीएनए फोटोकॉपी करता है संतान में, जैसे फोटोकॉपी करवाते हैं किसी डॉक्यूमेंट की, वैसी फोटोकॉपी हो जाती है संतान के अंदर माता पिता के गुणों की। और इसके दौरान कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं और उन विभिन्नताओं का क्या महत्व देखिए बच्चों। लंबे समय तक प्रजाति अथवा स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में ये उपयोगी होती है। जैव विकास का ये आधार होती है। प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक देखिए, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों में। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के बिल्कुल समान और समरूप होता है। सतत गुणन के लिए एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे आते हैं बच्चों निम्न वर्ग में। लैंगिक प्रजनन, दो जीवों की जरूरत होती है, एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक इनमें बनते हैं। तो लैंगिक जनन में नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के बिल्कुल समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। समरूप कहने का मतलब बिल्कुल समान उसके गुण नहीं होते, कुछ विभिन्नता उसमें आ जाती है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य। अलैंगिक प्रजनन की विधियां देखिए बच्चों। विखंडन, इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे अमीबा। द्विखंडन देखिए बच्चों, जैसे अमीबा दो भागों में विभाजित हो गया है, दो जीवों में। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम। खंडन, इस प्रजनन की विधि में सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। तो बच्चों ये चित्र भी आप देख सकते हैं स्पाइरोगाइरा का। तो ये चित्र है। पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन, इस प्रकार में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये टुकड़ों में विभाजित हो गया प्लेनेरिया और तीन ही जीव इससे बन जाते हैं बच्चों। हाइड्रा में देखिए, ये भी ऐसे तीन टुकड़ों में विभाजित हो गया और इससे भी नए जीव उत्पन्न शुरू हो गए, ये बनने शुरू हो गए। मुकुलन, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे अथवा पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है और फिर जनक से अलग होकर के विकसित होने लगता है। हाइड्रा और यीस्ट में अथवा खमीर में आप ये विधि देख सकते हैं। जैसे ये हाइड्रा का चित्र है बच्चों, पहले एक मुकुल अथवा उभार उत्पन्न हुआ, उसके बाद ये वृद्धि करने लग गया और एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो गया। अब ये इससे अलग हो जाएगा। बीजाणु समासंग, कुछ जीवों के जंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी पाई जाती है अथवा बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से संरक्षित होती हैं। अनुकूलन परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों, ये बीजाणु समासंग आप इसमें देख सकते हैं। ये पहले बनते हैं
और फिर ये फट जाती इनकी झिल्ली और ये बिखर जाते चारों तरफ। कायिक प्रवर्धन बच्चों, कुछ पौधों में नए जीवों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कैसे कहते हैं। कई पौधे होते हैं जैसे पत्तियां होती, पत्थर चटका पौधा पत्ती से उग जाता है, जड़ों से भी उग जाते हैं कई पौधे जैसे पुदीना होता है बच्चों। प्राकृतिक विधियां, जड़ द्वारा जैसे डहेलिया, शकरकंदी, तने द्वारा आलू, अदरक, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। कृत्रिम विधियां, रोपण द्वारा आम, कर्तन द्वारा फूल, लेयरिंग द्वारा चमेली। उत्तक संवर्धन क्या होता है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर के उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहाँ उनमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। जैसे आर्किक और सजावटी पौधे होते हैं उनको उत्तक संवर्धन द्वारा लगाया जाता है। कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं। फूल के प्रकार देखिए बच्चों, फूल दो प्रकार के होते हैं, उभयलिंगी और एकलिंगी। उभयलिंगी क्या होते हैं, स्त्रीकेसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उभयलिंगी में, जैसे सरसों और गुड़हल। एकलिंगी, स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प की संरचना देख सकते हैं। पुष्प की संरचना, बाह्यदल, ये ग्रीन वाला जो पार्ट होता है ये बाह्यदल होता है। उसके बाद बच्चों आती है पंखुड़ियाँ, रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं बच्चों ये जो है पुंकेसर है, ये वाले 6 हिस्से जो इसमें दिखाए गए हैं परागकोशिन में होता है। ऊपरी हिस्से में परागकोश भरा होता है। फिर आ जाइए वर्तिकाग्र के ऊपर, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ये ऊपर वाला डंठल वर्तिकाग्र है, और जो ये नलिका है इसको वर्तिका कहा जाता है, वर्तिका। और फिर बीच वाला जो हिस्सा होता है वो बच्चों अंडाशय होता है। इन तीनों से मिलकर के स्त्रीकेसर बनता है। 3 हिस्से होते हैं स्त्रीकेसर के। पहला वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र जिसके ऊपर परागकोश गिरते हैं अथवा कीटों द्वारा गिराए जाते हैं, किसी और माध्यम से भी ये आ जाते हैं। तो बच्चों वर्तिका, फिर ये जो नलिका वर्तिका है, इस वर्तिका से होते हुए परागकोश अंदर चले जाते हैं अंडाशय के अंदर। ये वाला हिस्सा अंडाशय है। इन तीनों से मिलकर के स्त्रीकेसर बनता है। बीजांडा आप देख सकते हैं, बीच वाला हिस्सा। बीज निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी और जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। उसी फूल पर गिरते तो इसे स्वपरागण कहते हैं, लेकिन दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते इसको परपरागण प्रक्रिया कहा जाता है बच्चों। कई बार पूछा जाता है परपरागण और स्वपरागण के बारे में। परागण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। ये बच्चों नलिका आप देख सकते हैं वर्तिका, ये वर्तिका है जो अंडाशय तक पराग कोशों को पहुंचाने का कार्य करती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण हो जाता है। युग्मनज में विभाजन होकर के भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर के बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं ऊपर वाली वो सूख करके झड़ जाती हैं, और जो बीच वाला जो अंडाशय वाला भाग होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए बच्चों परागण प्रक्रिया कैसे होती है। परागण प्रक्रिया तब होती है जब पराग कण वर्तिकाग्र के ऊपर गिरते हैं।
इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ ही परागकण, 2 या 3 परागकण ही वर्तिका के माध्यम से अंदर पहुंच पाते हैं। नर युग्मक परागनली ये है, अंडाशय के अंदर ये परागकण जैसे पहुंचते हैं तो वहाँ मादा युग्मक अथवा अंडाणु के साथ ये संलयन करते हैं। ये देख सकते हैं आप संलयन। मानव में प्रजनन, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण इस प्रकार से होता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। मानव में प्रजनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है। यौनारंभ पर परिवर्तन क्या आते हैं? किशोरों में एक समान परिवर्तन, कांख व जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलीय होना, मुहासे निकलना। लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं? सतन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरों पर दाढ़ी मूछ निकल जाती है, आवाज़ फटने लगती है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता शुरू हो गई है। नर जनन तंत्र, वृषण, वृषण क्या होता है बच्चों? उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। ये वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वृषण कोष का तापमान कम होता है शरीर से, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्म के यहाँ बनते हुए अथवा शुक्राणु वृषण के अंदर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या होते हैं? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना। लड़कों में यौनारंभ परिवर्तन। शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का कार्य मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर के वीर्य बनाते हैं। तो वीर्य कैसे बनता है? शुक्राणु एवं ग्रंथियां दोनों मिलकर के बनाती हैं। तो बच्चों आप चित्र में देख रहे होंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें वृषण वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, ये वृषण कोश है। और फिर ये वाला जो हिस्सा, ये मूत्र मार्ग है, ये शीशन है। और प्रोस्टेट ग्रंथि आप ये देख सकते हैं, शुक्राशय ग्रंथि ये देख सकते हैं। मूत्र नलिका, मूत्राशय ये है जहाँ मूत्र इकट्ठा होता रहता है। और शुक्राणु बनते हैं बच्चों वृषण के अंदर, और फिर ये चले जाते हैं शुक्राशय और प्रोस्टेट, यहाँ पर इन ग्रंथियों के से इन्हें पोषण मिलता रहता है और शीशन के माध्यम से ये बाहर निकलते हैं। मादा जनन तंत्र देखिए बच्चों, मादा जनन तंत्र में अंडाशय भाग देखिए। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय क्या होता है? ये थैलेनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो बच्चों देख सकते हैं आप चित्र में, गर्भाशय ये वाला जो हिस्सा है ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, योनि है, और ये वाले 2 हिस्से हैं दोनों साइड में, ये अंडाशय होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब अथवा अंडवाहिनी होती है बच्चों। मादा जनन तंत्र का चित्र आपने देखा। जब अंड कोशिका का निषेचन होता तब क्या होता है? निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में
विभाजन और विभेदन होता है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। प्लेसेंटा क्या होती है? एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। अंड के निषेचन से लेकर के शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने की होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है? हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पॉन्जी होती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्कर लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाता है। लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है। इसे रजनोवृत्ति कहा जाता है बच्चों। लगभग ये 45 से लेकर के 50 की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, एसटीडी इसको कहा जाता है। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जीवाणु जनित रोग गोनेरिया और सिफिलिस, विषाणु जनित रोग मस्सा, HIV, एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भ निरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार यांत्रिक अवरोध, रासायनिक तकनीक। तो बच्चों यांत्रिक अवरोध देखिए, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण के लिए शीशन को ढकने वाले कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव अथवा विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD अथवा इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बच्चों कई बार। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है गर्भरोधन रोकने का, कॉपर टी। शल्य क्रिया द्वारा नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिनी को रोक करके अथवा उसको काट करके बांध दिया जाता है। उनमें शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। इसे नसबंदी कहा जाता है। ये पुरुषों में होती है। ट्यूबेक्टोमी, महिला में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है। अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोका जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 8। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।